खास डिमांड है कि उनको जो है ओबीसी वर्ग में कुनबी सेगमेंट में पूरे के पूरे मराठा कम्युनिटी को जो ओबीसी यानी कुनबी कास्ट में शामिल कर दिया जाए। किसी जमाने में जो मराठवाड़ा रीजन है ये हैदराबाद का निजाम का जो है एक पार्ट हुआ करता था। उद्धव ठाकरे ग्रुप भले ही स्प्लिट हो गया है लेकिन उसके साथ विक्टिम कार्ड जो खेला जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से उनको उसका फायदा लोकसभा इलेक्शन में दिखा, क्योंकि एनसीपी का एक धड़ा उनके पास बना हुआ है अजीत पवार वाला, और शिंदे सेना भी जो चूंकि मराठा वो भी हैं, एक नाथ शिंदे भी मराठा ही हैं। नमस्कार, पोलपंच में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मराठा आरक्षण आंदोलन का गढ़ रहा मराठवाड़ा सबसे हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो सीटें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि ये किसी भी पार्टी का खेल खराब कर सकती हैं और खेल बना सकती हैं। खास तौर पर शिवसेना और बीजेपी की यहाँ पर नजर है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, क्या इस बार जो महाविकास आघाड़ी है उसके लिए वहां पर कुछ बड़ा कर पाएगी, या बीजेपी जो महायुति है उसके लिए यहाँ से सीटें खींच पाएंगी? इस पर बातचीत करेंगे। और अन्य पार्टियों का क्या हाल रहेगा, वहां का सियासी समीकरण क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। अरुण चौबे सर मेरे साथ है रोजाना की तरह। अरुण सर, सबसे जरूरी जो मराठवाड़े की जो सीटें हैं 46 विधानसभा सीटें हैं, और ये 46 विधानसभा सीटें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो पूरी शिवसेना जब अविभाजित शिवसेना थी उसने जीती थी सबसे ज्यादा सीटें वहां से 46 सीटों में से। इस बार क्या होने वाला है? उद्धव ठाकरे अलग हैं, बीजेपी अलग है। देखिए नरेश, मराठवाड़ा इस समय बहुत क्रूशल हो गया है। कई कारण है उसके लिए। एक तो मराठवाड़ा रीजन जो कि 90 के दशक से शिवसेना और बीजेपी के साथ में रहा, उसमें शिवसेना के डिवाइड होने से और वहाँ पर जो है जिस तरह से फैक्शन हो गया है, आप देखेंगे कि उसका परिणाम इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिख गया, जहाँ से जो है 8 सीट में से 7 सीट तकरीबन जीते हुई सीट हुआ करती थी बीजेपी और शिवसेना के पास में। वहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। वहाँ पर सिर्फ एक नाथ शिंदे को एक पार्टी मिली है, और देखा जाए तो एमवीए अलायंस को वहाँ पर 7 सीटों पर विजय हासिल हुई। कांग्रेस ने 3 सीट जीत ली, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 3 सीट जीत ली, शरद पवार की पार्टी को 1 मिल गया और 1 इनको मिला। तो इस तरह से देखा जाए कि पूरा का पूरा समीकरण एक तरफा हो गया है। किसी जमाने में वो समीकरण इनके साथ में हुआ करता था, वो एक तरफा हो गया। 2019 की आपने बात की, 2019 में जो है वहाँ की जो 46 सीट्स में से 28 सीट 16 सीट बीजेपी के पास हुआ करती थी और 12 शिवसेना के पास में। 8 सीट 8 एनसीपी और कांग्रेस के पास में 8 हुआ करती थी। 2 सीट अन्य के खाते में, 2 अन्य के खाते में थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा समीकरण जस्ट ऑपोजिट हो गया है। और इस बार अगर ये लोग, और जिस तरह से जातीय समीकरण भी बिगड़ गया है वहाँ का, खासकर जो मराठा आंदोलन की वजह से, उसकी वजह से वहाँ का जातीय समीकरण पूरी की पूरी तरह से जो है इनके ऑपोजिट हो गया है। ये बहुत कुछ कारण है जिसकी वजह से जो है बीजेपी यानी महायुति अलायंस के लिए थोड़ा सा इस बार बहुत देखा जाए तो बिल्कुल परेशानी का सबब मराठा आंदोलन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए मनोज जरांगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी को एक भी लोकसभा सीट जीतने नहीं दी। उन्हीं के पीछे, उसके कारण जो बीजेपी वहां से चुनाव हारी है उसका रीजन बना रहे हैं कि मनोज जरांगे ने ऐसा वहां पर मतलब माहौल बनाया कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। देखिए, मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह से वहां पर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, उनकी डिमांड है, मराठा आंदोलन में की खास डिमांड है कि उनको जो है ओबीसी वर्ग में कुनबी सेगमेंट में पूरे के पूरे मराठा कम्युनिटी को जो ओबीसी यानी कुनबी कास्ट में शामिल कर दिया जाए। उसमें उस कम्युनिटी में भी थोड़ा गतिरोध है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वो ओबीसी के साथ में क्लैश जो हो गया है, मराठा पॉपुलेशन जो है वहाँ का, जो महाराष्ट्र की अगर जातीय गणित समझेंगे तो 28% पॉपुलेशन है। 28% जो है लार्जेस्ट, मतलब एक तरह से देखा जाए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है वोटर्स का, जो कि किसी भी पार्टी के चुनाव के, किसी भी संगठन, मतलब जो अलायंस बना हुआ है उसके समीकरण को बना या बिगाड़ सकता है। उसका प्रतिफल हम लोगों ने देखा कि आपने देखा होगा, बीजेपी जब से 90 के दशक से आई वहां पर, वहां के ओबीसी नेता गोपीनाथ मुंडे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। उनकी बेटी जब पद्मजा मुंडे बीड से चुनाव लड़ती हैं तो उनको बुरी तरह से हराया जाता है। वो एनसीपी, पवार साहब वाली एनसीपी की पार्टी से के कैंडिडेट से वो बुरी तरह हारती हैं। उसका कारण ये हुआ कि ओबीसी वोट बैंक आपके पास में था, लेकिन वहाँ का कॉम्बिनेशन जो बना उसमें हो गया कि मराठा, मुस्लिम और दलित, ये 3 कॉम्बिनेशन बना के जो है एमवीए ने
बीजेपी को जो है वहाँ पर करारी शिकस्त दी है। मराठा मैंने कहा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहाँ पर, और दूसरा जो है मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन जो है वहाँ पर 15% के आसपास आती है। बिल्कुल, वहाँ पर सर बीजेपी सरकार, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और वहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन में है, मझधार में फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर मराठा रिजर्वेशन को अगर लागू करती है तो ओबीसी समुदाय नाराज हो जाता है, अगर मराठा को आरक्षण नहीं मिलता है तो मराठा समुदाय ज्यादा नाराज हो जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। देखिए, इसी को साधने के लिए लोकसभा इलेक्शन के पहले जो है एकनाथ शिंदे ने कोशिश की थी। उन्होंने 10% रिजर्वेशन जो है मराठा कम्युनिटी को स्पेशल प्रोविजन बना के पास किया, लेकिन वो फंस गया। वो फंस, आप जानते हैं कि 50% से ऊपर ओबीसी को जो है आप या किसी उसमें जो है रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो 27% ओबीसी के लिए ऑलरेडी बना हुआ है रिजर्वेशन का प्रोविजन। 50% से ऊपर जाने के लिए आपको दूसरे ढंग का जो है रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फिलहाल नहीं है, स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। तो उसी वजह से वो कोर्ट में फंस गया। जो उनको मिलना था, इन्होंने अपनी तरफ से जेस्चर जरूर दिखाया। जी। और उसके लिए मैं बता दूं कि एकनाथ शिंदे जो है, जो जलना जो जगह है, जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इस समय जो एपिसेंटर आप कह सकते हैं मराठा आंदोलन का, वहीं जयराम पाटिल लगातार अपना जो प्रोटेस्ट और फास्ट रखते हैं, वहां तक वो खुद उस गांव तक चल के गए ताकि उस कम्युनिटी को मैसेज दिया जाए कि सरकार आपके साथ में है। लेकिन वो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। वो आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में। इस समय बीजेपी की परेशानी यही कि जो उनका अपना गढ़ है, इसको कैसे साधा जाए। वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी स्मूथ हैं चीज़ें एमवीए में भी स्मूथ चीज़ें नहीं है। वो लोग भी वहाँ पर जो है अपने इंटरेस्ट को लेकर वहाँ भी क्लैश है। और दूसरा क्लैश आप देखेंगे कि जो AIMIM है, उसका भी वहाँ पर 15% के आसपास जो है वोट बैंक वहाँ उस रीजन में बनता है। उसका कारण ये है कि ये किसी जमाने में जो मराठवाड़ा रीजन है, ये हैदराबाद का निजाम का जो है एक पार्ट हुआ करता था। तो इस वजह से वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो 2019 के इलेक्शन में औरंगाबाद, जो कि अब छत्रपति संभाजी महाराज नगर हो गया है, उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बदल दिया गया है, जिसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था। इसी सरकार ने बदला। उस औरंगाबाद से AIMIM जीत चुकी है एक बार सीट। नांदेड़ एक दूसरी सीट है, उस्मानाबाद है। ये सब यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त है, 10 से 15% के बीच में है। वो अगर दलित वोट के साथ अलाइन करती है और जो मराठा वोट के साथ में, तो पूरा का पूरा ये जो है स्वीप हो जाता है MVA की तरफ। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए सर मराठवाड़ा रीजन कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? क्योंकि पिछली बार बीजेपी और शिवसेना ने यहीं से ज्यादा सीटें जीती थी। इस बार क्या लग रहा है कि सरकार बनाने के लिए कितना जरूरी होगा यहाँ से किसी भी पार्टी को अधिक से अधिक सीटें जीतना? जब मैंने आपसे कहा नहीं कि जिस तरह से देखा जाए तो 46 में से 28 सीट्स पिछली बार जो है बीजेपी शिवसेना ने जीती थी, और इस बार जो है उसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा 3 सीट कांग्रेस ने जीती है, 3 सीट जो है उद्धव ठाकरे ग्रुप ने जीत ली है। उद्धव ठाकरे ग्रुप भले ही स्प्लिट हो गया है, लेकिन उसके साथ विक्टिम कार्ड जो खेला जा रहा है, कि विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से उनको उसका फायदा लोकसभा इलेक्शन में दिखा। तो 6 सीट वो पूरी की पूरी तरह से दिख रही है साफ। आउट ऑफ 8 जो है 6 सीट्स जो है उनका पलड़ा जो है पूरी तरह से भारी दिख रहा है MVA के फेवर में। महायुति इसी वजह से परेशान है। प्लस आप देख रहे होंगे कि जो दलित सेगमेंट है, दलित वोट, मुस्लिम वोट और मराठा वोट, तीनों वहां का मेजॉरिटी सेगमेंट हो जाता है। अगर वहां पर किसी तरह से ओबीसी के साथ में आप दलित वोट बैंक को साथ में ले आते हैं, दलित वोट बैंक के भी आपने देखा होगा कि जो वंचित बहुजन समाज, वो जो वहाँ प्रकाश अंबेडकर हैं, उन्होंने किसी अलायंस के साथ जाने से मना कर दिया है। उन्होंने भी वो, और आपको देखा जाए तो वहाँ की जो ओवरऑल महाराष्ट्र में 12% दलित पॉपुलेशन है, लेकिन मराठवाड़ा रीजन में तकरीबन ये पॉपुलेशन 16% हो जाती है। तो दलित वोट बैंक भी बहुत क्रूशल है वहाँ पर। इस तरह से देखा जाए तो जो महायुति अलायंस है, उसके लिए सरकार के प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा लाडली बहना योजना के तर्ज पे जो है उन्होंने एक प्रो वीमेन प्रोग्राम शुरू किया है। प्लस दूसरी चीज़ है प्रो फार्मर्स का जो प्रोग्राम, जो गरीबों के लिए। महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या के बहुत सारे केस आते हैं, हर साल आते हैं, ये मुद्दा भी रहता है चुनाव में से। जी, मैं उस पे आपने पूछा तो मैं एक आपको आंकड़ा बता देता हूँ। 2023 का एक आंकड़ा है, महाराष्ट्र में तकरीबन 2800 के ऊपर
जो किसानों ने आत्महत्या की, उसमें से तकरीबन 1000 के आसपास, 1100 के आसपास जो है, जो लोग मराठवाड़ा रीजन से ही किसानों ने सुसाइड किया। तो वहाँ पर जो है 65% जो वहाँ गरीबी बहुत है। जो महाराष्ट्र का जो एक रीजन, जो मराठवाड़ा रीजन है, वो बहुत ज़्यादा जो पावर्टी से, यानी पावर्टी हिट रीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 65% लोग जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड, यानी इसी पे फार्मिंग कम्युनिटी, उसी के ऊपर डिपेंडेंस उनकी बनी है। और ज़्यादातर लोग वहाँ से जो है बाहर या तो मुंबई की तरफ या फिर विदर्भ रीजन में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। यही कई कारण है कि बुनियादी कारण हुए जिसकी वजह से जो है मनोज जयराम पाटिल जो है, उन्होंने अपना कोटा स्टेट शुरू किया कि इस कैसे मराठा कम्युनिटी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ठोस प्रोग्राम किया जाए। बीजेपी सरकार के साथ में मुश्किल ये है कि जिस तरह से वो लोग अलायंस चला रहे हैं, प्लस दूसरी बात ये है कि उन्होंने कोशिश तो की है जी, कोशिश की है अपने प्रोग्राम, जैसे प्रो वीमेन वाला प्रोग्राम शुरू किया, प्रो फार्मर्स का प्रोग्राम शुरू किया है, उसकी वजह से वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है जी। एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो भी उनको डेंट कर सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि चुनावी राजनीति में जो है, चुनावी राजनीति में सब कुछ जो कहा जाता है सामने दिखता है, उस तरह से चीज़ें नहीं होती। एक अंडर करंट होता है, उसमें वो अंडर करंट किसकी तरफ बनता है वो ज़्यादा प्रभावी बिल्कुल सर। इससे पहले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को सिंपैथी वोट काफ़ी मिला था, वो लोग अच्छी खासी उन्हें सीटें जीती। क्या ये सिंपैथी वोट जो है इस विधानसभा चुनाव में भी दोबारा वही रिकॉर्ड दोहराएगा जो लोकसभा में दोहराया गया था? देखिए, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से पुख्ता तरीका से इसलिए नहीं कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि हरियाणा का चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि बीजेपी अलायंस को हमने आधा साफ कर दिया है, 50-50% हो गया था, इस बार पूरा साफ कर देंगे। तो वो ऐसा हुआ नहीं। जो सरकार सत्ता में होती है उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जनता के बीच में कन्वे करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से यूं कहना कि पूरी तरह से वो साफ ही हो जाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है उनको जो 28 सीट्स पहली बार आई थी उस अलायंस के साथ में, क्योंकि एनसीपी का एक धड़ा उनके पास बना हुआ है, अजीत पवार वाला, और शिंदे सेना भी, जो चूंकि मराठा वो भी हैं, एकनाथ शिंदे भी मराठा ही हैं। और दूसरी बात मैं कह दूं कि जो मराठा उस रीजन से, आपने देखा हो जब कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था तो वहां से 4 चीफ मिनिस्टर वहीं के बने हैं। अशोक चौहान वहां के एक बड़े नेता हैं, जो कि मराठा नेता हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। वो इस समय कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। उनकी बेटी को भी टिकट दिया है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में तो वो भी कुछ बीजेपी के लिए अच्छा नहीं कर पाए। तो मैंने कहा ना कि जो लोकसभा का जो परिणाम है वो कोई जरूरी नहीं कि वो उसी तरह से जो है उसका रिफ्लेक्शन असेंबली इलेक्शन भी हो। असेंबली इलेक्शन में जो है रीजनल, आपने देखा जम्मू कश्मीर का भी चुनाव, जम्मू कश्मीर में बुरी तरह से हारे हुए जो ओमर अब्दुल्ला अपनी सीट नहीं जीत पाए थे, और वो उसके बाद दोनों असेंबली सीट जीते, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि असेंबली में क्या होगा। असेंबली में कॉम्बिनेशन विनिंग मार्जिन कम वोटों का होता है और फैक्टर्स, जो लोकल फैक्टर्स ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, खासतौर पर मराठवाड़ा, जहां पर 46 सीटें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 46 सीटों में से जिसके पास ज्यादातर सीटें जाएंगी उसको सरकार बनाने में यहाँ से मदद मिल सकती है। और खासतौर पर ये जो मराठा वोट बैंक है, इसका पूरे मुंबई में असर रहता है। क्या कहते हैं? जी, पूरी, मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा जो मराठा वोट बैंक है 28% जो है वहाँ पॉपुलेशन का है। तो 28% यानी 30% के आसपास हो जो पॉपुलेशन जो है एक ही समुदाय से आती है, तो जाहिर सी बात है वो, और मराठा बहुत एक्टिव भी हैं। आपने देखा हो कुछ इशू, जैसे शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा गिर गई, तो उसके बाद सरकार की जो है स्लीपलेस, उनके लिए जो एक तरह से बिल्कुल परेशानी का सबब हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। उसकी भरपाई प्राइम मिनिस्टर ने लगातार वहाँ विजिट करके कोशिश की है कि उसकी भरपाई की जाए। तो कोशिश है, जो सरकार सत्ता में होती है और लोग भी देखते हैं कि साहब जो डबल इंजन की हम लोग बात करते रहते हैं, तो शायद उसका इम्पैक्ट एक बना रहे। लेकिन मराठवाड़ा रीजन का जो मराठा वोट बैंक है, ये काफी एग्रेसिव हो, ये बहुत डिसाइडिंग हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, महाराष्ट्र में ये मराठवाड़ा रीजन कितना महत्वपूर्ण है ये हमने आपको बताया, क्योंकि ये जो मराठवाड़े की सीटें हैं ये किसी की भी सरकार बना सकती हैं और किसी भी सरकार गिरा सकती है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। तो अगर आप महाराष्ट्र के हमारे दर्शक हैं तो आप बताइए कि मराठवाड़ा कितना जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए, और वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है महाराष्ट्र के चुनाव के लिए। बहुत जल्दी ही महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और बहुत जल्दी ही आपको महाराष्ट्र में एक नई सरकार दिखेगी। उसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि चुनाव आयोग ने ज़्यादा वक्त नहीं दिया है। अब आप बताएं कमेंट करके कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, कमेंट कर जरूर बताएं। और रोजाना देखते रहें पोल पंच और इंडिया.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।